हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोदी जी की स्पीच में, जिसमें उन्होंने लगभग 2 घंटे भाषण दिया और उसमें लगभग 80 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस या नेहरू जी या इंदिरा गांधी जी पर बात की। ये 5 फरवरी का इनका लोकसभा में भाषण था। बजट सत्र पर ये बोल रहे थे। तो ये क्या मामला है, क्यों बार बार मोदी जी साल में 2-3 बार तो नेहरू जी का जिक्र अक्सर कर सदन में ही खड़े होकर कर देते हैं। तो इसके पीछे की आखिरकार इनकी राजनीति क्या है, क्यों ये देश की जनता को बार बार नेहरू जी पर ले जाकर खड़ा करते हैं, क्या भटकाने का काम करते हैं, उन सबको समझेंगे। जबकि हमारे देश की उम्मीद तो रहती है कि मोदी जी जो 2014 से पहले भाषण देते थे उसी तरीके के भाषण दें। जब बात करते थे 2 करोड़ रोजगार की, काला दिन वापस आएगा, हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, पेट्रोल डीजल 30 रुपए में होगा, डॉलर और मतलब रुपए के रेट बराबर हो जाएंगे, इस तरीके के। लेकिन उन सबको कोई लेना देना नहीं है। अब इनके कथनी और करनी बिल्कुल डिफरेंस है। यहाँ पर इन्होंने एक और बात कह दी, जबकि 1 फरवरी को जब निर्मला सीतारमण जी भाषण दे रही थी उस टाइम उन्होंने कहा था अब तक हमने गरीबों को 3 करोड़ घर दिए। जबकि मोदी जी जब सदन में खड़े होकर 5 फरवरी को भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कह दिया हमने 4 करोड़ घर दिए। इस तरीके से एक बार ये दरभंगा में एम्स बना दिया था इन्होंने। तो मोदी जी की स्पीच आती रहती है, लेकिन इनकी जो आईटी सेल है वो इतनी तंगड़ी है, या मीडिया पे पकड़ इतनी तंगड़ी है, इनकी गलतियों को बड़ा आसानी से कवर कर लिया जाता है। उसको किसी भी प्रकार से गांव स्तर तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। जो ये पहुंचाना चाहते हैं वही पहुंचाया जाता है। तो इनका ये भाषण बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो इन्होंने किस स्पीच की बात की है नेहरू जी की, जिसमें उन्होंने क्या ऐसा कहा था जिसकी जिक्र मोदी जी ने किया, मोदी जी ने क्या क्या उसको जानेंगे। तो नेहरू जी का वो वाला भाषण का अंश भी पूरा इसमें हमने ऐड किया है, तो पूरा वो भी जानना जरूरी है। देखिए, पढ़ाई करना जरूरी है, अच्छी बात है, वो सब हमेशा किताबी कीड़ा बनाना जरूरी नहीं है। आपको आपकी समझ विकसित हो, आपके देश में जो सरकार है वो किस तरीके से काम कर रही है, आपके जो सबसे बड़े लीडर हैं उनकी सोच कैसी है, क्या मामला है, किस तरीके से वो भाषण देते हैं, इसके अलावा देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है, उन सबको पता होना चाहिए। उसमें आपकी भी राय बताइएगा, मोदी जी इसमें क्या भाषण दे रहे हैं, वो किस तरीके से क्या मामला बनता है, उसमें आप अभी अपना विचार रख सकते हैं। तो ये हमने ऐड किया है इसमें। फर्स्ट हेडलाइन तो यही दी है, क्या सचमुच पंडित नेहरू ने लाल किले से किया था भारतीयों का अपमान। क्योंकि मोदी जी ने बार बार सदन में यही जिक्र किया कि नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, कांग्रेस हमेशा देशवासियों का अपमान करते रहे। तो 1959 के उस भाषण में क्या था, पहले पीएम ने और पीएम मोदी ने संसद में क्या कहा। हालांकि मोदी जी ने इसमें सन तो नहीं बताई कि वो किस सन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने की वो सारी बातें मेल खाती हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर। जो भी वो 1959 में जब नेहरू जी 15 अगस्त वाले दिन स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दे रहे थे लाल किले में, उससे। तो फिर देख सकते हैं आप, तमाम बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में इसी से संबंधित आर्टिकल छपे हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आ गया था मुद्दा, एक्स अकाउंट पर भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। तो ये है क्या, इसको समझते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 फरवरी यानी कि सोमवार के दिन लोकसभा को संबोधित किया। उन्होंने करीब 2 घंटे तक इस पर बोला और विपक्ष खासकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी जी ने अपने संबोधन में के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी पर निशाना साधा। पीएम मोदी जी ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री इस देश के लोगों को आलसी समझते थे। पीएम मोदी ने यहाँ तक कह दिया कि वो हमारे देशवासियों को कम अक्ल समझते थे। तो पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण का हवाला दिया जो नेहरू जी ने लाल किले पर दिया था। क्या वाकई नेहरू जी ने अपने किसी भाषण में देश के लोगों को आलसी या कम अक्ल कहा था? तो वो तो अभी हम भाषण का जिक्र करेंगे तब पता चलेगा। तो जैसा कि ये बातें अक्सर कर क्यों करते रहते हैं, मुझे तो लगता है वास्तविक व्यक्तिगत तौर पर ये देश की जनता को जो जेन्युइन मुद्दे हैं उनसे भटकाने का पूर्ण रूप से काम है। इसके बाद तमाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर इनकी आईटी सेल के माध्यम से, या जो से अभी वर्तमान में गोदी मीडिया कहा जा रहा है, वो सब वही जिक्र करता रहता है। इसके बाद नेहरू जी की कुछ ऐसी तस्वीरें, पता नहीं वो सच हैं या झूठ हैं, उसमें कहीं वो सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, ये सब वायरल होना शुरू हो जाती हैं। और शुरू हो जाता है जिक्र के सरदार पटेल जी होते पहले प्रधानमंत्री। सरदार पटेल जी कैसे होते, वो उस टाइम उससे पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी, तो वो कैसे बन जाते प्रधानमंत्री पहले। एक पहली जो गठित हुई थी अपनी पहला मतलब इस प्रकार से पूर्ण रूप से सरकार बनी थी उस मामले में, लेकिन फिर भी इस तरीके का एक पूरा का पूरा बयार चलने लगती है, तो ये मामला बन जाता है। इसके बाद जयराम रमेश जी और सुप्रिया सुनील जी के मैंने ट्वीट ऐड किए हैं। इन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरीके से इस प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पर रिप्लाई किया।
तो जयराम रमेश जी ने क्या कहा, सुप्रिया सुनील जी तो अक्सर तर्क के साथ बात करती हैं, इन्होंने तो बहुत लंबा ट्वीट किया और इनके भाषण में के पूरे 12 पॉइंट इन्होंने ऐड किए। क्या मोदी जी अक्सर कर बात करते रहते हैं कि गारंटी, क्या इनकी गारंटी सच है? इन्होंने यहाँ पर कहा था कि इन्होंने 15 लाख रुपए की और देश में काला धन लाने की और कुछ जो भगोड़े हैं उनको वापस लाने की, यहाँ तक कि मोदी जी 2014 से पहले तो कहते थे कि दाऊद अब्राहम को वापस लाएंगे। इन सब में क्या उनकी गारंटी पूरी हुई? बाद में सब, जैसे कि अमित शाह जी ने कह दिया कि ये सब जुमले थे, लेकिन अब वर्तमान में जो ये गारंटी गारंटी कह रहे हैं ये भी जुमले हैं। ये बात भी इनकी फैक्ट के साथ थी। अभी कुछ टाइम पहले मोदी जी कह रहे थे कि देश में सिर्फ 2 ही जातियां, अमीर और गरीब, लेकिन अभी इन्होंने संसद में खड़े होकर कहा मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं। अब क्यों बार बार ये ओबीसी की बात कर रहे हैं? जबकि अभी इन्होंने जिक्र किया उत्तर प्रदेश में करीब शिक्षक भर्ती में 6800 पदों पर बताया जा रहा है ओबीसी के हैं पद, लेकिन उस पर भर्ती हो गई है कुछ और लोगों की, तो उसमें उनको हक नहीं मिल रहा है। उन्हें लगभग बहुत दिन हो गए, करीब पता नहीं अब 200 दिन हो गए, कितने हो गए, इतने दिनों से वो लखनऊ में धरना कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जो कि गलत बात है। यहाँ तक कि आपको पता है हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में ही शिक्षक भर्ती नहीं आई पिछले 6 वर्षों से, जबकि चुनाव ही हर 5 वर्ष बाद चुनाव आ जाता है, बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हो जाता है, उसके रिजल्ट आ जाते हैं और नई सरकार बन जाती है। पुनः चाहे वही सरकार हो, लेकिन मंत्रिमंडल पूरा का पूरा नया बन जाता है, चाहे वही प्रधानमंत्री शपथ लें या कोई भी लें, चाहे वही सरकार रिपीट हो। लेकिन आप समझते हैं 5 साल बाद सरकार का चुनाव तो हो ही जाता है सुचारू रूप से, लेकिन हमारे यहाँ पर भर्ती नहीं होती। शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षक कितने जरूरी हैं, उनकी भर्ती नहीं होती। जबकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, वो सदन में खड़े होकर कह देते हैं शिक्षक छात्र अनुपात, जबकि कैसे अनुपात है? हर वर्ष मतलब छात्रों का एडमिशन हो रहा है, शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, तो उसके बावजूद आप भर्ती नहीं कर रहे हैं, गलत चीज़ है। तो ये मामले भी इन्होंने उठाए इस तरीके से। एक बार यहाँ पर सुप्रिया सुनील जी ने कहा कि 110 मिनट के वक्तव्य में 78 मिनट कांग्रेस को कोसा। ये साफ साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री जी को डर है। तो घबराइए नहीं, आप हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करते रहिए, हम लोगों की लड़ाई है और मुस्तैदी से लड़ते रहेंगे। और यहाँ पर उन्होंने उनकी कुछ झूठी बातों को सामने रखा। जैसे पहला इन्होंने पॉइंट 12 पॉइंट थे, इसमें पहला पॉइंट था मोदी की गारंटी। कितनी बार इस खोखले दावे को बोलिएगा? गारंटी तो 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आने की भी थी, सालाना 2 करोड़ रुपए रोजगार देने की भी थी। यहाँ तो आपने आटे, दही, पढ़ाई, दवाई सब पर टैक्स लगा दिया है। मोदी जी गारंटी नहीं है, मोदी के जुमले हैं। अब ये पूरा का पूरा जेन्युइन बात कही है सुप्रिया सुनील जी ने, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है। मुझे लगता है आप भी इस पे एग्री जरूर करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये बात सही है या गलत है। मोदी जी जो काम करते हैं बार बार, जैसे कि नेहरू जी पर ले जाकर बात रख देते हैं, इंदिरा गांधी जी पर, ये कितना सही है? ये चीज सिर्फ सब दर्शाती है कि देश को मुद्दों से भटकाने की है। इसी तरीके से जयराम रमेश जी ने भी ट्वीट किया, ये भी काफ़ी पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं। तो इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में बिल्कुल बेतुकी और बकवास बातें की, सदन में उनका सबसे निम्न स्तर था। आज राज्यसभा में भी वह निसंदेह यही करेंगे। अगले दिन का राज्यसभा में था। वह गहरी असुरक्षा और हीन भावना से ग्रस्त हैं, इसी वजह से वह नेहरू और सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि बेहद घटिया ढंग से व्यक्तिगत हमले भी करते हैं। जबकि वाजपेयी जी और अडवाणी जी ने ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, जिन्हें लगता है कि वह बहुत चालाक हैं, दरअसल ऐसा करके वह जिस पद पर हैं उसका अपमान करते हैं। अहंकार की पराकाष्ठा है और नेहरू फोबिया है, उनको डर है। एक खतरनाक मिश्रण है जो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी को कारण बनता है। तो भारत के लोगों और विशेष रूप से युवाओं ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री के रूप में यह मोदी जी का लोकसभा में अंतिम भाषण होगा। पिछले 10 साल का अन्यायकाल जल्द ही समाप्त होगा। अब आप पता नहीं कैसे चुनाव लड़ते हैं या ईवीएम पर भी सवाल उठते रहते हैं, लेकिन अन्यायकाल आप समाप्त तो कर नहीं पा रहे हैं। सच्चाई ये है। अब और मेहनत कीजिएगा, मेहनत की तो ज़रूरत है ही। तो मोदी जी चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन चुनाव तो जीत लेते हैं। वो लगातार 2 बार जीत गए, तीसरी बार भी उनका माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने ऐड किया है कौन सी सन की बात हो रही थी। पीएम मोदी ने किसी साल का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी कई बातें नेहरू जी के 1959 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण से मेल खाती हैं। भारत को आज़ादी मिलने के 12 साल बाद लाल किले से दिए गए इस भाषण में नेहरू जी ने देशवासियों से अधिक आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया था। नेहरू जी ने क्या कहा था उसको समझते हैं। ये उसी दौरान की इमेज है, लाल किला से ये भाषण दे रहे थे। तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने पूरा भाषण किया था। तो साल 1959 में स्वतंत्रता दिवस की अपनी स्पीच के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हिंदुस्तान में ज़्यादा मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं है।
हमारा कसूर नहीं है, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं, लेकिन हम उतना काम नहीं करते हैं जितना यूरोप वाले या जापान वाले, चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले लोग करते हैं। यह न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई हैं, मेहनत से हुई हैं और अक्ल से हुई हैं। तो हम भी मेहनत और अक्ल से आगे बढ़ सकते हैं, कोई और चारा नहीं है। अब आपको कहीं भी इसमें किसी प्रकार से नेगेटिव बात कहीं लग रही है, ऐसे तो घर में भी माँ बाप कहते हैं कि बच्चों से आप अपनी मेहनत से, अपने अक्ल से दुनिया के कितनी भी ऊंचाइयों पर, किसी भी अच्छे से अच्छे पद पर पहुंच सकते हैं। तो वो क्या कहीं भी किसी प्रकार से गलत बात कहते हैं? नहीं कहते हैं गलत बात। तो ऐसे ही देश का जब लीडर हैं, सबसे बड़े पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर हैं, तो अपने देश की जनता को संबोधित कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से उनको मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं कि और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा देश भी विकसित देशों की श्रेणी आज जो बन चुके हैं, जैसे चीन पहले नहीं था लेकिन आ गया इतनी अच्छी श्रेणी में 1959 तक, या यूरोपियन कंट्रीज आ गई, तो उस स्थिति पर हम भी पहुंच सकते हैं। हमारे देशवासी और मेहनत और अक्ल से काम लें तो इसमें कुछ गलत तो मुझे नज़र आता नहीं है। ऐसे तो अभी रिसेंटली मुझे कुछ टाइम पहले, 3-4 महीने पहले, नारायण मूर्ति जी ने भी कहा था कि हमें 17-17 घंटे काम करने की जरूरत है। तो क्या उसको भी नेगेटिव लेंगे? तब तो बीजेपी की पूरी आईटी सोल बड़ा बढ़ावा दे रही थी, उनको बड़ा अच्छे से ले रही थी कि हाँ 17-17 घंटे, 18-18 घंटे काम करने की हमको ज़रूरत है। तो ऐसे तो उसको भी नेगेटिवली लिया जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं लेना चाहिए। तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। आगे उन्होंने क्या क्या, उन्होंने आगे कहा, हम कोई जादू से नहीं बढ़ सकते, क्योंकि दुनिया इंसान के काम से चलती है, और इंसान की मेहनत से सारी दुनिया की दौलत भी पैदा होती है। चाहे ज़मीन पर किसान काम करता हो, अब ये 1959 की बात है, उस टाइम इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का मामला नहीं था, विशेष तौर पर इंसान की मेहनत से ही काम चल रहा था। किसान काम कर रहा था, एग्रीकल्चर पर काम कर रहे थे, 5 ईयर प्लान लाए थे वो, उसमें कभी बहुत ही क्रांतिपूर्ण प्लान था, उससे देश को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था पंचवर्षीय योजनाओं से। तो इसमें उन्होंने कहा चाहे किसान काम करता है या कारखानों में या दुकानों में कारीगर काम करते हैं, उससे काम चलता है। कुछ बड़े अफसर दफ्तरों में बैठ के इंतजाम करते हैं, लेकिन वह दौलत नहीं पैदा करते। दौलत पैदा करता है हमारे देश का किसान, मेहनत करने वाला कारीगर। तो हमें अपने काम, अपनी मेहनत को आगे बढ़ाना है। उसी दौरान पंजाब में भी कुछ घंटे वक्त मतलब काम करने के वक्त को बढ़ाया गया था, तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया और कहा था पंजाब की दौलत अब इससे बढ़ेगी, पंजाब के लोगों को इससे फ़ायदा होगा, किसी को हो और क्यों नहीं होगा। पंजाब के लोगों ने अपने काम करने के घंटों को बढ़ाया है, वक्त को बढ़ाया है, तो इससे पंजाब को बेनिफिट होगा। और इसके साथ ही उन्होंने जिक्र किया था कि हमारे यहाँ छुट्टियों का बहुत ज़्यादा कल्चर है, इतनी छुट्टियाँ हैं, इसमें कोई और मुल्क हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया भर में छुट्टी अच्छी चीज़ है, आदमी को ताज़ा करती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा छुट्टी ज़रा कमज़ोर भी कर देती है, काम की आदत भी नहीं रह जाती फिर ज़्यादा छुट्टी होने पर। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब इतना स्पीच आपने भी सुना, तो आप भी बताइएगा कहीं पर इस स्पीच में किसी प्रकार से कोई नेगेटिव बात लेने की ज़रूरत है? कहीं पर ऐसी बात नहीं कह रहे कि हमारे देश के लोग कम अक्ल हैं या बहुत ज़्यादा आलसी हैं। वो बस एक प्रोत्साहन के रूप में ये स्पीच दी है उन्होंने 15 अगस्त पर 1959 में। उसके बावजूद भी आज 2024 में मोदी जी उसका जिक्र कर रहे हैं खड़े होकर, जबकि बताना चाहिए उनको कि आप जो 2014 से पहले बातें किया करते थे उसमें कितनी सच्चाई रही। आप उनसे बिल्कुल अब डिफरेंट बात करते हैं। उस टाइम तो आप कहते थे कि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम हो जाएंगे, हम काला धन सारा वापस ले आएंगे। आज आप 10 सालों में कितना काला धन वापस ले आए? 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने की बात करते थे, अब आपने रेलवे में लोको पायलट के मात्र 5,000 कुछ पद निकाले हैं, बताइए, जबकि ट्रेन की संख्या लगातार बढ़ रही है। आप सब चीज़ें प्राइवेट के तौर पर करते जा रहे हैं। तो सरकारी संस्थानों को क्यों नहीं सुचारू रूप से आप चला पा रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब और ज़्यादा क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं? इस पर ज़रा स्पीच कीजिएगा। और अभी हमने देखा कहाँ पर चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन हुआ, उसमें जो पीठासीन अधिकारी था वो बीजेपी का ही था, उसने किस तरीके से बेईमानी की, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत अच्छे तरीके से फटकार लगाई है। तो उस पर बात कीजिएगा, जिम्मेदारी बनती है आपकी पार्टी के लोग उस तरीके से बेईमानी सरेआम कर रहे हैं। उसके बाद ईवीएम पे सवाल उठते हैं, तो ईवीएम पे सवाल तो उठेंगे ही। आप जब वहाँ पर पर्ची का चुनाव हो रहा है, कैमरे के सामने वो व्यक्ति 8 जेन्युइन वोटों को निरस्त कर दे रहा है, तो ये मामला काफ़ी गंभीर हो जाता है। इस तरीके से कैसे समाज में निष्पक्षता आएगी, किस तरीके से स्वस्थ समाज का निर्माण होगा? तो ये चीज़ सही नहीं है। तो यही था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर ऐड किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कर एग्जाम्स में बनता रहता है। जैसे कि क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कब चुना गया था? ये क्वेश्चन बार बार
अलग अलग तरीके से पूछा जाता रहता है। ये भी पूछा जाता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, इसके से संबंधित कुछ घटनाओं का जिक्र होता रहता है, उनसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़। और थैंक यू सो मच सभी का।